Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Ali and I am lecturer statistics in 502 Model College, तुलसा रोड लालाजार रावलपिंडी। स्टूडेंट्स आप सबको फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स की क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले हम बुक के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमने कौन सी बुक इस सेशन में पढ़नी है। स्टूडेंट्स आपने बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इंटरमीडिएट क्लासेस पार्ट 1 बाय मोहम्मद सलीम अख्तर फेडरल बोर्ड, ये बुक आपने मार्केट से परचेज़ करनी है। अब मोहम्मद सलीम अख्तर साहब की रावलपिंडी बोर्ड के लिए भी बुक दस्तयाब है मार्केट में, लेकिन आपने वो बुक नहीं परचेज़ करनी। आपने सिर्फ़ और सिर्फ फेडरल बोर्ड के रिलेटेड बुक ही परचेज़ करनी है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इंटरमीडिएट क्लासेस पार्ट 1 by Muhammad Salim Akhtar, Federal Board. Students, before going to briefly description of statistics, we first know what data is. सबसे पहले हम डाटा को डिफाइन करते हैं। इट इज़ वर्ड ऑफ लैटिन लैंग्वेज, इट इज़ इमर्ज फ्रॉम डेटम। स्टूडेंट्स, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और ये वर्ड डेटम से इमर्ज हुआ है। बेसिकली डेटम जो है वो सिंगुलर है और डाटा जो है वो इस वर्ड का प्लूरल है। तो इसकी डेफिनेशन है द फर्स्ट हैंड कलेक्टेड न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस विच आर नाइदर अरेंज्ड नॉर कैटेगराइज्ड। इसकी डेफिनेशन है कि सबसे पहले जो हमें न्यूमेरिक एक्सप्रेशन हासिल होते हैं और ना वो अरेंज होते हैं ना ही वो कैटेगराइज होते हैं, तो इसको हम डाटा कहते हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, द फर्स्ट हैंड कलेक्टेड न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस विच आर नाइदर अरेंज्ड नॉर कैटेगराइज्ड। अब यहाँ पे वर्ड आया है फर्स्ट हैंड कलेक्टेड, यानी कि सबसे पहले जो हमने कलेक्शन की सॉरी, ये कलेक्शन जो थी ये कब की गई? ये कलेक्शन पायलट स्टडी के दौरान सकती है, सैंपल सर्वे के दौरान भी की जाती है और कंप्लीट एनमरेशन ऑफ पॉपुलेशन के दौरान भी की जा सकती है। यानी कि सबसे पहले हमारे पास जो न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस आते हैं, ना ही हमने उनको अरेंज किया होता है ना ही हमने उन्हें कोई कैटेगराइज किया होता है, तो इन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को हम डाटा कहेंगे। अब डाटा की टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। डाटा की दो मेन टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ क्वांटिटेटिव डाटा एंड नंबर 2 इज़ क्वालिटेटिव डाटा। अब हम क्वांटिटेटिव डाटा को एक्सप्लेन करते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा, द डाटा विच कैन ओनली बी मेजर्ड न्यूमेरिकली आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव डाटा। यानी कि वो डाटा जो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकली ही मेजर हो उसको हम क्वांटिटेटिव डाटा कहेंगे। क्वांटिटेटिव वर्ड क्वांटिटी से निकला है और क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार, और मिकदार कोई भी हो हमेशा न्यूमेरिकली ही मेजर होती है। मैं एक दफ़ा फिर इसको रिपीट करता हूँ, द डाटा विच कैन ओनली बी मेजर्ड न्यूमेरिकली आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव डाटा। इसकी दो टाइप्स हैं, डिस्क्रीट डाटा एंड कंटिन्यूस डाटा। सबसे पहले डिस्क्रीट डाटा को डिस्कस करते हैं। द डाटा विच इज़ काउंटेबल इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट डाटा। वो डाटा जिसको हम गिन सकें उस डाटा को हम डिस्क्रीट डाटा कहेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि काउंटेबल कोई भी चीज़ आपके सामने होगी आप उसको डिस्क्रीट में कैटेगराइज करोगे। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स इन क्लास, चेयर्स इन क्लास, टीचर्स इन कॉलेज। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स की तादाद या क्लास में मौजूद चेयर्स की तादाद या किसी कॉलेज में टीचर्स की तादाद, इन सब को हम डिस्क्रीट डाटा में कैटेगराइज करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, द डाटा विच इज़ काउंटेबल इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट डाटा। वो डाटा जिसको गिन सके हम उसको हम डिस्क्रीट डाटा कहेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ काउंटेबल होती है वो हमेशा मुकम्मल तादाद में होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि क्लास में 25.5 चेयर्स हैं या
30.2 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। नहीं, जो भी तादाद होगी हमेशा से कंप्लीट और मुकम्मल होगी। तो ये भी याद रखिएगा कि काउंट डाटा हमेशा कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यूस डाटा को। कंटिन्यूस डाटा की डेफिनेशन है द डाटा विच कैन ओनली बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस डाटा। वो डाटा जिसको हम सिर्फ मेजर कर सके उसको हम कंटिन्यूस डाटा कहते हैं। अब जो चीज़ मेजरमेंट में आती है वो पॉइंट्स में भी हो सकती है, जैसे कि आपके टीवी की पिक्चर ट्यूब, क्या पता ये 2 साल चली हो, क्या पता ये 2.5 साल चली हो, क्या पता 3, क्या पता 3.5। और लाइफ ऑफ अ फैन भी, कि एक पंखे की जो लाइफ है वो कितनी है, यानी कि कितना अर्सा पंखा चला। हाइट और वेट ऑफ स्टूडेंट भी इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स में जा सकते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो डाटा मेजर हो वो हमेशा पॉइंट्स में भी हो सकता है और मुकम्मल भी हो सकता है। तो जिस चीज़ को हम मेजर कर सकें वो न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस हमेशा कंटिन्यूस डाटा में जाएंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा की डेफिनेशन है द डाटा विच कैनॉट बी काउंट और मेजर्ड, इट डिपेंड अपॉन क्वालिटी, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, ब्यूटी। Instead of measuring or counting it, we assign number for presence or absence of certain quality. For example, if a person is beautiful, we give 1, and for a person who is not beautiful, we give it 0. यहाँ पे हमें बताया गया है कि वो डाटा जो ना काउंट हो सकता है ना मेजर हो सकता है, जब बल्कि ये एक खास क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर ऑनेस्टी, दयानतदारी, जहानत या खूबसूरती। अब ये चीज़ें कभी भी मेजर नहीं हो सकती, जिसमें पसंद और नापसंद भी शामिल है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए स्टैटिस्टिक्स में हम नंबर असाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत से लोगों को होंडा सिविक जो है वो ब्लैक कलर में पसंद है और बहुत से लोगों को वाइट कलर में। तो हम उस कलर को पसंदीदगी को, कलर की पसंदीदगी को, जैसे कि ब्लैक कलर को कोई पसंद कर रहा है तो उसको हम 1 दे सकते हैं, और जो ब्लैक कलर को पसंद नहीं कर रहा उसको हम 0 दे सकते हैं। या फिर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर पर्सन खूबसूरत है तो उसको हमने 1 दिया है, और अगर पर्सन खूबसूरत नहीं है तो उसको हमने 0 असाइन किया है। तो इस तरह के डाटा को क्वालिटेटिव डाटा कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशंस की तरफ। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है द साइंस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। अदाद-ओ-शुमार के मुताले को या अदाद-ओ-शुमार की साइंस को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे जो फैक्ट एंड फिगर है ये हम डाटा कंसीडर कर सकते हैं। अदाद-ओ-शुमार हमेशा डाटा होता है, तो दूसरे अल्फाज में स्टैटिस्टिक्स को हम आसान तरीन लफ्ज़ों में डाटा साइंस भी कह सकते हैं। उसके बाद जो डेफिनेशन लिखी है ये प्रोफेसर R.A. फिशर ने इंट्रोड्यूस की थी। द साइंस इन विच वी अप्लाई मैथमेटिकल मेथड्स टू ऑब्जर्व डाटा, यानी कि वो साइंस जिसमें हम ऑब्जर्व डाटा, क्या है ऑब्जर्व डाटा, जो है जो ऑब्जर्वेशन से हासिल किया जाए। ये ऑब्जर्वेशन किसी भी तरीके से हो सकती हैं। शायद ये ऑब्जर्वेशन पायलट सर्वे से हो रही हो, शायद ये ऑब्जर्वेशन किसी खास सैंपल कलेक्शन के लिए हो रही हो, या ये कंप्लीट एनमरेशन के लिए हो रही हो। तो उससे हासिल होने वाले डाटा पे जब हम मैथमेटिकल मेथड्स अप्लाई करते हैं और उस एप्लीकेशन के बाद हम एनालिसिस उसका करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद हम एक रिज़ल्ट जनरेट करते हैं, तो उस मुताले को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अब उसके बाद आता है द साइंस इन विच वी कलेक्ट, अरेंज, कैटेगराइज, एनालाइज एंड ड्रॉ इन्फ्रेंस फ्रॉम दैट डाटा इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद इसकी एक और डेफिनेशन है कि वो साइंस जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, अरेंज करते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं,
उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं और फिर हम उसमें से रिज़ल्ट ड्रा करते हैं, इन्फ्रेंस रिज़ल्ट को कहते हैं। तो उस साइंस को भी हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई स्टूडेंट्स हैं, उनकी कुछ एजेस का डाटा पड़ा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एजेस हैं 19, 18, 16, 15 सॉरी। अब हमारे पास ये जो डाटा है ये रॉ हालत में है, ना हमने इसको कैटेगराइज किया है, ना हमने इसको अरेंज किया है। तो अगर हम इस डाटा को अरेंज करें और कैटेगराइज करें और उसके बाद हम एनालिसिस में कोई भी डिस्क्रिप्टिव या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स रन कर दें और रन करने के बाद हम इस डाटा में से कोई इन्फॉर्मेशन निकाल के ले आएँ, कोई रिज़ल्ट निकाल के ले आएँ, तो ये सारा प्रोसेस जो होगा ये स्टैटिस्टिक्स ही कहलाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले जो इस बुक में चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, वो चैप्टर नंबर 5 है। उसको हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। इंडेक्स नंबर के हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इंडेक्स नंबर जो है वो परचेजिंग पावर ऑफ मनी को मेजर करता है, यानी कि आपकी जेब में जो पैसे पड़े हुए हैं उन पैसों की जो कुव्वत ख़रीद है उसको जो चीज़ मेजर करती है उसको हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जेब में 100 रुपया पड़ा है और कुछ अरसे बाद इतनी महंगाई हो जाती है कि जो चीज़ आप 100 रुपये में ख़रीदते थे अब वो 102 रुपये में मिल रही है। और टेक्निकली जो आप 100 रुपये में जो चीज़ आपको 100 रुपये में मिलती है वो अब महंगी हो गई है। तो आपके जो मनी की परचेजिंग पावर है वो डाउन हो गई है। अब आपकी जेब में पड़ा हुआ 100 रुपया नहीं 98 रुपये रह गए हैं, क्योंकि 2 रुपये उस चीज़ की कीमत बढ़ी है तो आपके 100 रुपये में 2 रुपये डी वैल्यू हो गए हैं। अब इंडेक्स नंबर की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, इट इज़ अ फार्मूला विच इज़ यूज टू मेजर चेंज इन अ सिंगल वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम और प्लेस इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। अब हम इंडेक्स नंबर को डिफ़ाइन करते हैं। इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन है अ फार्मूला विच इज़ यूज टू मेजर चेंज इन अ सिंगल वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम और प्लेस इज कॉल्ड एज इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन है उसके मुताबिक वो फार्मूला है जिसकी मदद से हम एक सिंगल वेरिएबल या फिर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स में तब्दीली मेजर करते हैं वक्त और जगह के लिहाज से। इसको हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। ये तो इस स्टेटमेंट का उर्दू तर्जुमा था। इसका बेसिक कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को जानने के लिए हमारे लिए 4 चीज़ों को जानना ज़रूरी है। नंबर 1 चेंज, नंबर 2 वेरिएबल, नंबर 3 टाइम एंड नंबर 4 प्लेस। सबसे पहले हम चेंज पे डिस्कस करते हैं। चेंज का मतलब है चेंज इन प्राइस और क्वांटिटी, यानी कि चीज़ों की कीमतों और मिकदारों में जो तब्दीली आई है। वेरिएबल की डेफिनेशन मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली कुछ और है। इंडेक्स नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरिएबल हम कहेंगे कमोडिटीज़ को। कमोडिटीज़ मीन्स हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें, जैसे कि हमारे कपड़े, हम जो खाना खाते हैं, गाड़ी इस्तेमाल करते हैं या गाड़ी में जो पेट्रोल डालते हैं। अब टाइम का मतलब है वक्त। वक्त यहाँ पे इंडेक्स नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ईयर्स में मेजर होता है। और प्लेस का मतलब है जगह। जगह मीन सिटीज़ या कंट्रीज़। तो अब हम इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन को इन चारों वर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से हम एक अकेली कमोडिटी या एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ की कीमतों में या मिकदारों में जो जगह, सिटीज़, कंट्रीज़ या सालों या डेकेड्स में जो तब्दीली आती है उस तब्दीली को मेजर करने को इंडेक्स नंबर कहते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इंडेक्स नंबर की क्लासिफिकेशन और टाइप्स। अब सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि क्लासिफिकेशन और टाइप्स में क्या फ़र्क है। क्लासिफिकेशन इज समथिंग एल्स एंड टाइप्स इज समथिंग एल्स।
एक क्लास की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन एक टाइप की डिफरेंट क्लासेस नहीं हो सकती। जैसा कि मिसाल के तौर पर हमारे कॉलेज में मिसाल लीजिए, हमारे पास 8 एक क्लास है। अब उसके आगे 4 टाइप्स हैं, 8A, 8B, 8C और 8D। तो इसी तरह इंडेक्स नंबर की भी क्लासिफिकेशन और टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। तो इसकी 5 क्लासिफिकेशंस हैं: सिंपल, कंपोजिट, प्राइस, क्वांटिटेटिव और एग्रीगेटिव। सबसे पहले हम सिंपल के बारे में डिस्कस करते हैं कि सिंपल इंडेक्स नंबर वो इंडेक्स नंबर होता है जिसमें हम सिंगल कमोडिटी को डिस्कस करते हैं, और कंपोजिट वो इंडेक्स नंबर जिसमें हम एक से ज़्यादा कमोडिटी को डिस्कस करें। अब प्राइस इंडेक्स नंबर वो इंडेक्स नंबर होता है जिसमें हम प्राइसेस को डिस्कस करें, यानी कि एक सिंगल कमोडिटी या ग्रुप ऑफ कमोडिटी की प्राइस को हम वक्त और जगह के लिहाज से डिस्कस करें। और क्वांटिटी को हम क्वांटिटेटिव में हम यही चीज़ क्वांटिटी यानी कि मिकदार में तब्दीली को मैयर करते हैं। और एग्रीगेटिव का मतलब होता है मजमूआ या इकट्ठ। तो एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर में हम प्राइस और क्वांटिटी दोनों को ही देख रहे होते हैं। तो अब हम इंडेक्स नंबर की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टाइप है वो है वेटेड इंडेक्स नंबर। इसकी डेफिनेशन है द फार्मूला विच इज़ यूज टू measure change in a single variable or a group of variables with respect to time or place by giving equal importance to certain commodities। यानी कि वेटेड इंडेक्स नंबर वो फार्मूला है जिसमें हम कोई ख़ास कमोडिटीज़ होती हैं जिनको एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस देते हैं, और फिर उन कमोडिटीज़ के अलावा बाकी जो ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ है उनकी कीमतों और मकदारों में सिटीज़ कंट्रीज़ के हिसाब से या फिर सालाना हिसाब से या मंथली हिसाब से तब्दीली मैयर करते हैं। उसको कहेंगे हम वेटेड इंडेक्स नंबर। इसकी मिसाल कुछ यूँ होगी कि हम जो रोज़ रोटी खाते हैं, अब वो रोटी आटे से बनती है। आटा सब चीज़ों से ज़्यादा अहम है हमारे लिए। अगर हम एक तरफ सॉफ्ट ड्रिंक रखें और एक तरफ आटा रखें तो यकीनन हमारे लिए आटे की अहमियत ज़्यादा होगी। अब आटा जितना मर्ज़ी महंगा हो हमने ज़रूर ख़रीदना है, तो इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अब सॉफ्ट ड्रिंक अगर बहुत महंगी हो जाए तो हम उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन आटे को अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो ये मिसाल थी वेटेड इंडेक्स नंबर की। तो अब हम डिस्कस करते हैं अनवेटेड इंडेक्स नंबर को। द फार्मूला विच इज़ यूज टू measure change in a single variable or a group of variables with respect to time or place by giving equal importance to all the commodities। यानी कि वो इंडेक्स नंबर जिसमें हम तमाम कमोडिटीज़ को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं और फिर उन कमोडिटीज़ की मिकदारों और कीमतों में जगहों, सिटीज़, कंट्रीज़ के हिसाब से या फिर सालों, महीनों या फिर 10-10 साल के इंटरवल के हिसाब से चेंज मैयर करते हैं, तो उसको हम कहेंगे अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अब हम सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर की बात करते हैं। द ईयर विच इज़ नॉर्मल इज़ टेकन एज बेस पीरियड, बट देयर आर टू मेथड्स फॉर सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। नंबर 1 फिक्स बेस मेथड एंड नंबर 2 चेन बेस मेथड। बेस पीरियड या बेस ईयर के तो सबसे पहले तो हम कहेंगे नॉर्मल ईयर कौन सा होता है। नॉर्मल ईयर वो ईयर है जब कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर ना आया हो, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी ना हो, या फिर कोई और डिज़ास्टर या कोई और प्रॉब्लम नेशन को ना हो। तो वो ईयर जो होगा उसको हम नॉर्मल ईयर कंसीडर करेंगे और उसकी प्राइसेस को हम बेस पीरियड में सिलेक्ट करेंगे। बेस पीरियड या बेस ईयर का मतलब ये है कि वो ईयर जिसकी कीमतों या मिकदारों को हम बुनियाद बनाकर बाकी मौजूदा ईयर्स के बारे में हम रिज़ल्ट निकालते हैं कि आया उनमें प्राइसेस में कितने % चेंज आई है। इसके लिए ये तो था बेसिक कंसेप्ट, मगर हमारे पास 2 मेथड्स भी हैं जिनकी बुनियाद पे हम बेस ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। वो 2 मेथड हैं फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड।
अब फिक्स बेस मेथड में हम ये करते हैं कि हम ईयर फिक्स कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास पिछले 20 साल का रिकॉर्ड है तो हम उनमें से कोई भी एक ईयर फिक्स कर देंगे और इस ईयर को बुनियाद बना के हम चेंज या इंडेक्स नंबर या प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड कर लेंगे। अब फिक्स बेस मेथड में प्रॉब्लम यह है कि अगर हम बहुत पिछला ईयर सेलेक्ट कर लें, जैसे कि हम पिछले 20 सालों में सन 2000 सेलेक्ट कर लें, तो उस वक्त कीमतें कुछ और थी, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है फिक्स बेस मेथड में। और चेन बेस मेथड में ये है कि हम पिछले ईयर को ही बेस ईयर बना लेते हैं। तो चेन बेस मेथड में भी प्रॉब्लम है। चेन बेस मेथड में ये प्रॉब्लम आती है कि जो सबसे पहला ईयर है उससे पिछला ईयर हमारे पास प्रोवाइड है ही नहीं। जैसे कि हम 2000 से लेके 2020 तक चेन बेस मेथड की मदद से प्राइस इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं, तो सन 2000 की बेस बनाने के लिए हमें उससे पिछले ईयर का डाटा मालूम ही नहीं होगा, तो हमें मजबूरन सन 2000 को ही उसी की बेस बनानी पड़ेगी। तो ये तो था हमारे पास बेस ईयर को सेलेक्ट करने का मेथड। इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल सॉल्व भी करेंगे कि बेस ईयर कैसे सेलेक्ट करते हैं, और मज़ीद थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे।